का अंदाजा ही नहीं है। कहने को इलेक्शन है, लेकिन यहाँ बैठे हॉल में तकरीबन हर आदमी को पता है कि सिलेक्शन होने जा रहा है। और जब वो जेल से वापसी, मकबूलियत का अंदाजा ही नहीं है। उसके बाद अंपायर की इस्तिलाह भी आई, विकेट के दोनों तरफ खेलना, ये इस्तिलाह भी आई, और क्रिकेट की तमाम इस्तिलाहें आई, क्योंकि एक क्रिकेटर सियासत में आ गए। जिसका अभी अकरम जिक्र कर रहे थे, अकरम कायम खानी से इतनी पुरानी दोस्ती, यही दोस्ती है कि जब ये अंडरग्राउंड थे तो इन्होंने अपना नाम मदर अब्बास रख लिया था। कि इस मुल्क में जमहूरियत पायदार हो, मजबूत हो, ताकतवर। हमने आज़ादी सहाफत के लिए निसार उस्मानी, पैकर नकवी, ऐसे लोगों को स्ट्रगल करते देखा था कि जब वो अपने घर से गिरफ्तारी देने जाते थे। उस्मानी साहब का जिक्र करूंगा, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसमें से एक चीज ये थी जो उस्मानी साहब कहते थे कि सच वो है जो वक्त पर बोला जाए, और उन्होंने हाकिम वक्त के सामने भी वो सच बोला। तो वो जब जा रहे थे जेल से, तो उनकी जेल गिरफ्तारी के लिए, तो उनकी बीवी थी, उनकी आंखें कमजोर थीं। जब वो जेल से वापस आए तो सिर्फ उनकी आवाज से वो उनको पहचान सकी। जब वो जेल गए तो जेलर से कहा कि देखो, मैं इसलिए, मुझे कैदियों का लिबास ला के दो और मुझे बताओ कि मशक्कत कैसे करनी है। तो जेलर उनको पहचानता था। उसने कहा, उस्मानी साहब, आप लोग बड़े कॉज के स्ट्रगल कर रहे हैं, आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं, ये तो होता रहता। तो जिस मुल्क में आज तक जमहूरियत नहीं आई हो, उस मुल्क में आजादी सहाफत कैसे आ सकती है? सिलेक्टर्स कौन रहे हमारे मुल्क में? 1954 में रक्तू फ्रंट ने 2/3 अक्सरियत हासिल की। मगरबी पाकिस्तान की लीडरशिप ने उसे कबूल नहीं किया और उस हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। इस मुल्क का पहला सिलेक्टर अयूब खान था, जिन्होंने अपने ही आप को सिलेक्ट किया, और ये फिर तसलसल चलता रहा। कभी सिलेक्टर्स अपने आप को सिलेक्ट करते थे, तो कभी अपनी सिलेक्शन टीम को सिलेक्ट करते थे। अगर कोई काबिल कबूल नहीं है तो वो मुल्क तोड़ने की भी परवाह नहीं करते, और बिल आखिर हमने देखा कि आधा मुल्क अलग हो गया। तो इस किताब का उन्वान यही है। इस मुल्क के सिलेक्टर्स वो हैं जो यहाँ सियासी जमातें बनाते हैं, सियासी जमातें तोड़ते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें तोड़ते हैं। कभी कोई बदउन्वान हो जाता है और फिर वही अहल हो जाता है और दूसरा नाअहल हो जाता है। इसी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हुई। इस किताब को लाने का एक मकसद ये भी था, क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को। कहने को इलेक्शन है, लेकिन यहाँ बैठे हॉल में तकरीबन हर आदमी को पता है कि सिलेक्शन होने जा रहा है। इस वाक़े का अहमद शाह ने जिक्र किया। हम वही हसरत लिए, वही ड्रीम लेके चले थे। गए, गांव देहातों में गए, लोगों से बैठ के बात की, चाहे वो नवाब शाह हो, लाड़काना हो, मुल्तान हो, रहीम यार खान हो, फैसलाबाद हो। मैंने कहा कि बाय रोड चलें, क्योंकि 11 साल के बाद इस मुल्क में जमहूरियत आ रही। और फिर हम लाहौर पहुंचे तो बेनजीर भुट्टो ने मुझसे कहा कि क्या सिचुएशन है। मैंने कहा, वहां तो सब हार रहे हैं। कहने लगी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैंने कहा, जतोई भी हार रहा है, पीर पगाड़ा भी हार रहा है, सुल्तान चांडियो भी हार रहा है। कहा, यू मस्ट बी किडिंग, कैसे हो सकता है पीर पगाड़ा हार जाए? मैंने कहा, पीर पगाड़ा हार रहा है क्योंकि उसके पीर जो है वो हमसे कह रहे हैं कि ये वोट भुट्टो का वोट है। जाहिर है भुट्टो को फांसी हुई थी 88 में। मैंने कहा, जतोई के देहात में ट्रैक्टर चलाने वाले के ट्रैक्टर के ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ। मैंने कहा, हमने सही से कह दिया, साईं ये वोट भुट्टो का वोट। उधर जब हम पहुंचे तो हमने सबसे पहले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का जलसा हो रहा था। वो जलसा था जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो की डांस की हुई तस्वीरें जो है स्पेशल हेलीकॉप्टर से गिरवाई गई थी। वहां मुझे फिर अंदाजा होना शुरू हुआ, ये इलेक्शन नहीं हो रहा। कुछ सालों बाद जनरल हमीद गुल से इंटरव्यू किया, और जनरल हमीद गुल से मैंने पूछा कि IGI क्यों बनाई आपने? तो उसने कहा, मदर साहब 86 में जब बेनजीर आई थी तो फौज के कई जनरल परेशान हो गए थे। कहने लगे कि ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल, वो तिहाई अक्सरियत ले जाएगी। तो हमने इलेक्शन को मैनेज किया और IGI बनाई। जब तक सिलेक्टर्स अवाम नहीं होंगे, उस वक्त तक इस मुल्क में इलेक्टेड लोग नहीं आएंगे। जिस दिन अवाम सिलेक्टर्स बन गए, उस दिन इलेक्शन। अवाम तो सिलेक्टर बने जी। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो अवाम ने सही सिलेक्शन की। वो ऐसी सूरत में सिलेक्शन की कि जो कैंडिडेट था वो ऑन ग्राउंड नहीं था। कैंडिडेट ने कोई अपनी कंपेन नहीं की, कोई बैनर, कोई झंडा, कोई पम्फलेट तकसीम नहीं किया। वो तो गरीब खुद गिरफ्तारी के खौफ से ज़ेर ज़मीन था। लेकिन सिर्फ क्योंकि इमरान खान ने उनको नामज़द किया था कि ये मेरा कैंडिडेट होगा, उसके पास बल्ले का निशान नहीं था, पार्टी नहीं थी, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा था। और फिर सब कुछ एक ज़माना था कि सिलेक्टर जो सिलेक्ट करते थे, इलेक्शन को मोनोपोलेट करते थे। लेकिन इस मरतबा तो कमाल ही हो गया, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही पार्टी का सफाया कर दिया गया। लीडर पे 225 मुकदमे बना के इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। खूब उसकी तहकीर की गई, उसकी पार्टी के स्ट्रक्चर को दरम भरम कर दिया गया।
तमाम जो उनके ओहदेदारान थे और उसके पार्टी टिकट होल्डर थे, उन तमाम को ज़ेर ज़मीन जाना पड़ा। तो ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि ठीक है, जिस तरह कबूतर आंखें मत कर लेता है बिल्ली को देख के कि मेरी मूंदी हुई आंखें जो ये बता रही हैं कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, तो वही ख्वाब इनका था कि इन्होंने कहा कि अब जो हमने अचीव करना है वो अचीव कर लेंगे, पार्टी तो ऑन ग्राउंड है नहीं, अब जो रिज़ल्ट आएगा वो सारे का सारा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आएगा। लेकिन कमाल है उन लोगों का, गाजर, मूली, बैंगन, जूता, बेंच, घोड़ा खुद ढूंढ ढूंढ के उन्होंने एमपीए के लिए भी, एमएनएस के लिए भी उन्होंने इलेक्शन में वोट कास्ट किया, अपने वोट का सही इस्तेमाल किया और सारे का सारा वोट मेजॉरिटी 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी जो है अवाम खान को दिलाई, चाहे उसके जो कैंडिडेट थे वो आज़ाद ही थे। अच्छा, ये तो है जी, अवाम तो सिलेक्टेड हो गई। जो गिला कर रहे थे मज़हर अब्बास, वो ये था कि जब अवाम सिलेक्टेड नहीं होगी उस वक्त तक कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। इस मरतबा अवाम ने तो सिलेक्टेड होने का पूरा पूरा सबूत दिया, लेकिन उस रिज़ल्ट को कैसे तब्दील किया गया, फॉर्म 45 का चक्कर चला के, और दिन दिहाड़े बिल्कुल नंगी जारियत की गई। अभी तक वो जो रियासती जबर और तशद्दुद जारी है, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। रिज़ल्ट उन्हीं के मर्ज़ी के मुताबिक आएगा जिनके पास ट्रेनिंग है, जिनके पास सलाहियत है, जिनके पास वसाइल हैं, जिन्हें अपने रोटी रोज़ी का कोई फ़िक्र नहीं है, कोई उन्हें ये परवाह नहीं है कि आज जितने पैसे कमाए हैं वो तो बिजली के बिल की सूरत में निकल जाएंगे, बच्चों की तालीम, उनकी सेहत, घर का निज़ाम कैसे चलाऊँगा, क्योंकि उन्हें तो रियासत आराम से उनको यूनिफॉर्म भी दे रही है, उनको जो रिहाइश भी है, मेडिकल भी है, सब कुछ उनके पास है, उनको इन चीज़ों का फ़िक्र नहीं है। लेकिन उनमें से भी मर्द मोमिन उठते हैं, मर्द हक बनते हैं। वो ज़ियाउल हक चाहे कितना बड़ा जालिम डिक्टेटर था, लेकिन कम से कम उसने करप्शन नहीं थी, करप्ट लोगों को नज़दीक नहीं आने दिया था। मुशर्रफ के ज़माने में, उसके दौर में मुल्क उनको तरक्की मिली, अयूब खान के दौर में तरक्की मिली, कभी इतनी तनज़ुली नहीं हुई। लेकिन ये क्या वजह है कि ना जमहूरियत है यहाँ पे, ना कोई अहमियत नज़र आती है ऑन ग्राउंड, और ना ही कुछ आवाम का या इस मुल्क का भला हो रहा है। तो क्या है ये, क्या ग्रेटर इसराइल के लिए सब कुछ हो रहा है, ये ख्याल पाया जाता है आवाम में, क्योंकि सरकारी सतह पे भी लॉबिंग उस वक्त से शुरू कर दी गई थी जब मुशर्रफ यहाँ पे हुक्मरान थे और ख़ुद साख्ता हुक्मरान थे। तो 100